बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज के लिए एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन तैयार की है जी। इट्स अबाउट अ रिव्यू ऑफ द 7 पोटेंशियल्स और उनकी जो रिलेटिव पोज़ीशन है, उसके बारे में। इट्स अबाउट 7 एंड अ हाफ मिनट्स, तो इसको सुन लें, फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता चंद सेशंस में हमने उन 7 सलाहियतों को देखा है जो बाकी जानदारों के मुकाबले में इंसान में मुनफरिद तौर पर पाई जाती हैं। मैं ये बात ही वाज़ेह करता आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाकी जानदारों में ये तमाम सलाहियतें बिल्कुल नापैद हैं, मगर जिस दर्जे पर ये इंसानों में पाई जाती हैं, उस दर्जे पर हमारी मालूमात की हद तक ये किसी दूसरे जानदार में नहीं पाई जाती। इन सलाहियतों में सबसे पहले हमने शऊर और खुद आगही का जिक्र किया। हमने देखा कि इंसान का शऊर और खुद आगही किन पहलुओं से दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ हैं। ये मौजू आप खानका के सेशन नंबर 26 में देख सकते हैं। इसके बाद सेशन नंबर 27 में हमने दूसरे जानदारों के मुकाबले में इंसान में समझ बूझ की बरतर सलाहियत का जिक्र किया और ये देखा कि ये सलाहियत किन किन पहलुओं से उसकी ज़िंदगी में नुमायाँ होती है। तीसरे नंबर पर सेशन नंबर 28 में हमने इंसान में ज़बान सीखने और पेचीदा तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर पाने की सलाहियत का जिक्र किया। चौथे नंबर पर 29वें सेशन में हमने इंसान में तख़य्युल की सलाहियत का जिक्र किया और देखा कि किस तरह सदियों पर फैली इंसानी तरक्की कहानी में इस सलाहियत ने एक बुनियादी किरदार अदा किया है। अपनी नापसंदीदा आदतों पर काबू पाने और मुश्किल हालात से नबर्द आजमा होने के हवाले से तख़य्युल के किरदार का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। 5वें नंबर पर और 30वें सेशन में हमने इंसान की हिस्से जमालियात का जिक्र करते हुए ये देखा कि इसने इंसान की ज़िंदगी पर किन किन पहलुओं से असर डाला है। छठे नंबर पर सेशन नंबर 32 में हमने इंसान की कुव्वत इरादा का जिक्र करते हुए ये देखा कि इंसान की इनफरादी बेहतरी के हवाले से ये सलाहियत कितनी गैर मामूली हैसियत रखती है। आखिर में सेशन नंबर 33 और 34 में हमने इंसान के ज़मीर पर बात करते हुए ये देखा कि इन 7 सलाहियतों में ज़मीर किस तरह एक मुनफरिद हैसियत रखता है। इन पोटेंशियल्स के बारे में 3 बातें जहन में रहनी चाहिए। एक ये कि खा खुद आगही और शऊर हो, दूसरे जानदारों के मुकाबले में बेहतर समझ बूझ हो, ज़ुबान सीखने और गुफ्तगू करने की सलाहियत हो, तख़य्युल, हिस्से जमालियात, क़ुव्वत इरादा या ज़मीर हो। ये सब सलाहियतें पैदाइश के वक्त ही से एक बच्चे में पोटेंशियल्स के तौर पर मौजूद होती हैं। किसी पैदा होने वाले बच्चे में हम ये सलाहियतें अपनी मर्जी से और अपने तय करदा वक्त पर पैदा नहीं कर सकते। दूसरी ये कि ज़ुबान सीखने की तरह इंसान के बाकी तमाम पोटेंशियल भी आगाज़ में अपने माहौल ही के असर में परवान चढ़ते और अपना इजहार करते हैं। आगाज़ में एक बच्चा अपने माहौल ही में बोली जाने वाली ज़ुबान बोलता, उसी की अक़दार सीखता और उन्हीं अक़दार के हवाले से उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। ताहम इन्हीं सलाहियतों में पुख्तगी के बायस बच्चा आगे चलकर माहौल से मिलने वाली मालूमात, एहसासात और रवैयों में तर्क इख्तियार का फ़ैसला करता है। तीसरी ये कि इनमें से हर सलाहियत में इर्तिका दूसरी सलाहियतों में बेहतरी का बायस बनता है। दूसरे अल्फाज में कहिए तो ये सलाहियतें बाहमी तौर पर मुआविन होती हैं। अगर हम हॉट एयर बैलून की मिसाल से समझें तो हम जानते हैं कि एक कामयाब हॉट एयर बैलून बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी का गर्मी बर्दाश्त करने वाला मटेरियल चाहिए। हल्का फुल्का और पायदार फैब्रिक चाहिए। ऐसे फैब्रिक से बना हुआ एक ऐसा गुब्बारा चाहिए जो एरोडायनामिकली डिज़ाइंड और वेल बैलेंस्ड हो। इसके ऊपर और अतराफ में गर्म हवा के निकास का मौसर निज़ाम चाहिए ताकि परवाज़ के बाद उसे मोड़ा और नीचे उतारा जा सके, और इस पर लोगों को सवार करने के लिए एक मजबूत मगर हल्की फुल्की टोकरी भी चाहिए। तसव्वुर कीजिए कि हमने ये तमाम चीज़ें मुहैया कर ली हैं। इसके मानी ये है कि हमने एक ऐसी चीज़ तैयार कर ली है जो हॉट एयर बैलून बनने का पोटेंशियल रखती है। ताहम हॉट एयर बैलून के तमाम पोटेंशियल्स की मौजूदगी के बावजूद हमारी तैयार करदा चीज़ उस वक्त तक एक कारामद हॉट एयर बैलून की तरह हवा में उड़ नहीं सकती जब तक हम उसे आग के ज़रिए से गर्म हवा ना दें और एक ऐसा ड्राइवर मैसर न कर लें जो उसमें मौजूद तमाम पोटेंशियल्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए उसे उड़ाना जानता हो। इसके बाद ये एक कारामद हॉट एयर बैलून की तरह फ़ज़ा में उड़ सकता है। ताहम इसके ज़रिए से हमने अगर किसी ख़ास और बामकसद सिमत में जाना है तो उसके लिए हमें सही सिमत की तरफ रहनुमाई करने वाला एक कंपस या कुतुबनुमा भी चाहिए। अब आइए हॉट एयर बैलून की इस तमसील की रोशनी में इंसान के इन 7 मुनफरिद पोटेंशियल और इनमें कॉन्शियसनेस, विल पावर और कॉन्शियंस की खुसूसी पोजीशन का जायज़ा लेते हैं। एक पहलू से गौर कीजिए तो समझ बूझ की बरतर सलाहियत, ज़ुबान सीखने और पेचीदा तरीन मामलात में गुफ्तगू कर सकने की सलाहियत और तख़य्युल और हिस्से जमालियात के पोटेंशियल भी इंसान को दूसरे जानदारों से मुमताज़ कर देने के लिए काफ़ी हैं। मगर दूसरे पहलू से देखिए तो खुद आगही और शऊर
यानी सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस के बगैर अपने अंदर इन 4 पोटेंशियल्स को पहचानना भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इंसान खुद आगाही और शऊर के ज़रिए से एक तरफ ये जान पाता है कि उसमें ये सारे पोटेंशियल्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ इन पोटेंशियल्स को महज वक्ती ख्वाहिशात पूरा करने के बजाय उनका रुख अपने मुस्तकबिल के फ़ायदे की तरफ मोड़ने का सोच सकता है। इस लिहाज से देखिए तो सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस इंसान में वही किरदार अदा करते हैं जो हॉट एयर बैलून की तमसील में ड्राइवर का था। अगरचे शऊर और खुद आगाही की मौजूदगी हमें ये तो बता देती है कि हमारे अंदर ऐसे शानदार पोटेंशियल्स मौजूद हैं और उन्हें हमें अपने दूररस फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ताहम अपनी फौरी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने देरपा फ़ायदे के लिए इक़दाम कर पाना महज खुद आगाही और शऊर से मुमकिन नहीं। इसके लिए हमें विल पावर की एनर्जी दरकार है। क़ुव्वत इरादा न सिर्फ हमें अपनी मौजूदा सलाहियतों को बामकसद तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है, बल्कि शुरू के चंद बरसों के बाद अपनी इन सलाहियतों को शऊरी तौर पर इर्तिका पजीर करने में भी ताकत बहम पहुँचाती है। चनाचे इस लिहाज से देखिए तो इंसान में विल पावर वो किरदार अदा करती है जो हॉट एयर बैलून की मिसाल में फ्लेम या एनर्जी का है। एक मजबूत क़ुव्वत इरादा या विल पावर में ये सलाहियत तो मौजूद है कि वो हमें अपनी इम्पल्सेस या फौरी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने में मदद करे, मगर अपनी ज़िंदगी की इक़दार तय करने और उन अक़दार की रोशनी में सही और गलत मुतय्यन करने की सलाहियत मजबूत तरीन क़ुव्वत इरादा में भी नहीं होती। दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि क़ुव्वत इरादा हमें अपनी सलाहियतें सही इस्तेमाल करने के काबिल तो बना सकती है, मगर ये मुतय्यन नहीं कर सकती कि सही इस्तेमाल होगा क्या। इसके लिए हमें अपनी कॉन्शियंस का कंपस या कुतुबनुमा चाहिए। ऊपर की तफसील से ये बात वाज़ेह है कि मेरी नज़र में इंसान का सबसे बुनियादी पोटेंशियल खुद आगाही और शऊर है। ये एक तरफ दूसरे तमाम पोटेंशियल से आगाह रहता और दूसरी तरफ एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन और एस्थेटिक्स के पोटेंशियल्स की आबियारी के लिए इंसान को मुतवज्जे करता है। खुद आगाही और शऊर ही इंसान की क़ुव्वत इरादा या विल पावर को अपने तय करदा मकासद के लिहाज से काम करने का हुक्म देता है। इस खुद आगाही और शऊर को सीधा रास्ता दिखाने का काम कॉन्शियंस या ज़मीर करता है। इस लिहाज से देखिए तो इंसान के बाकी तमाम पोटेंशियल्स को सही रास्ता दिखाने वाला पोटेंशियल ज़मीर है। सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस एक तरफ ज़मीर के अहकाम लेता और दूसरी तरफ अपनी अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल ज़मीर को कम्युनिकेट करता है। अगर कभी इंसान के अमाल के नतीजे में उसका ज़मीर खामोश हो जाए तो फिर उसका शऊर नरगिसियत यानी नार्सिसिज्म का शिकार हो जाता है और उसकी तमाम तर सलाहियतें महज अपनी ख्वाहिशात पूरा करने में लग जाती हैं। इस मकाम पर इंसान जो इन 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल्स का मालिक है, बसीरत से महरूम एक बदतरीन जानवर बन जा सकता है। ये है हमारी प्रेजेंटेशन जी। इट्स वेरी ब्रीफ, आपको ये मिल भी जाएगी इंशाल्लाह। जब रिकॉर्डिंग पोस्ट होगी तो आप आराम से उसको फिर से देख सकते हैं। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आखिरी स्लाइड में मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर गौर कीजिए, यानी जिसमें कि ये बताया गया है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है उसका रोल सेंट्रल है, बिकॉज इट इज़ दोनों तरफ वो डायरेक्ट कर रही है। कॉन्शियंस हमारा वो टॉप मोस्ट गाइड होना चाहिए। ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं इसमें जो कि मैंने बताए। बाकी अगर आप इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच। बहुत अच्छा आपने इसको रिकैप किया है। बहुत अच्छे से रिलेट किया है और बात मज़ीद वाज़ेह हुई है। जज़ाकल्लाह। ये रिक्वेस्ट ये है कि अगले 2 सेशंस हमारे नहीं होंगे बिकॉज़ ऑफ माय सम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स एंड कुछ प्रॉब्लम भी हैं, कुछ हंगामा भी है, तो इस वजह से मुश्किल हो जाएगा, कुछ अफरा-तफरी है काफ़ी। जो हमारा 2 हफ्ते के बाद और एक मतलब एक इसलिए क्योंकि मैं इधर हूँ जिधर थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस है, और दूसरा इसलिए कि आई विल बी ट्रैवलिंग। तो आपने इस दौरान में व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू इज़ टू थिंक अबाउट इट कि हमने अभी तक जो किया है वो ये किया है कि ज़िंदगी किस तरह से हमें मिली हुई है, नंबर 1। ये सेशन नंबर 24 है, शायद 23 है या 24 है, ये मैं चेक करके आपको पोस्ट कर दूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट कर दूंगा किसी से कि वो कर दें, अली से कर कह दूंगा मैं कि वो इसमें डाल दें कि ज़िंदगी किस तरह से मिली हुई है, यानी हाउ आर वी अलाइव का सेशन था वो। और किस तरह से ये सारी जो ज़िंदगी कायनात में मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ फैली हुई हैं, किस तरह से इंसान को और इंसान के हवाले से उसकी इकोलॉजी को सपोर्टिव हो रही हैं।
दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि इंसान के अंदर बाकी तमाम जानदारों के मुकाबले में ये किस नौइयत के पोटेंशियल्स हैं, यानी दीज आर द पोटेंशियल्स विच आर नॉट टू दिस एक्सटेंट अवेलेबल इन अदर क्रीचर्स। ये सब चीज़ हमारे सामने है। इसके बाद अगर हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो आपके ख्याल में ये है जो थॉट एक्सपेरिमेंट मैं चाहता हूँ कि आपने करना है। थॉट एक्सपेरिमेंट तो नहीं, इस पे ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है। आपके ख्याल में इसके नतीजे में हम अपने खालिक तक अगर पहुंचना चाहें तो हमें क्या महसूस होता है कि वो खालिक कैसा है? आपने अभी सिर्फ ये चीज़ें देखनी है, अपने एक्सपीरियंसेस नहीं देखने। ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंसेस असल में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे इसको समझने में। जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि ये हमारी सलाहियतें हैं, हमारे अंदर ये सलाहियतें हैं जिनका भी जिक्र हुआ, और हमारी ज़िंदगी इस तरह से सपोर्ट हो रही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रिएटर? अगर मैं अकल से समझना चाहूँ तो क्या समझ पाता हूँ? ये है जो एक्सरसाइज है जो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आई विल नॉट बी मेकिंग एनी फर्दर प्रोग्रेस, मैं इस पर बात करेंगे और इसमें आप सबकी इनपुट लूँगा मैं इंशाल्लाह। इस पर आपने गौर करना है जी। अगर कोई बात समझने में मुश्किल हुई है तो पूछ लीजिएगा। राइट, समझ आ गया है, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम ये रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज़ करेंगे और जब हम अगली दफ़ा मिलेंगे तो हम अपना फीडबैक शेयर करेंगे। जी इंशाल्लाह जी। चलो थैंक यू जी। जी फातिमा आप फरमाइएगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड है कि कभी-कभार आप कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो या बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो, तो आप अपनी विल पावर को यूज़ करके अगर आप अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल भी कर लेते हो, तो व्हाट टू डू विद द रिज़ेंटमेंट? मतलब फाइन आपने आउटवर्ड बिहेवियर कंट्रोल कर लिया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन आपके दिल में रिज़ेंटमेंट है, बिटरनेस है एंड आप अंदर से अच्छा नहीं फ़ील कर रहे। तो व्हाट टू डू अबाउट दैट? कि आप अंदर से अच्छा फ़ील करो, नॉट जस्ट कि बाहर बस आपने एक सिचुएशन को बुरा नहीं होने दिया। दो चीज़ें इसमें काम आएंगी। पहले मुझे ये बताइए कि व्हेन यू होल्ड बैक योर रिएक्शंस इमीडिएटली, जो रिएक्शंस आपके ज़हन में आ रहे होते हैं उसको आप होल्ड बैक करते हैं, तो आपके ख्याल में इसका कोई फ़ायदा होता है? मैं इस नियत से होल्ड बैक करती हूँ कि मुझे इस पे अभी रिफ्लेक्ट करना है, मुझे इसको खुद फिगर आउट करना है कि मुझे हो क्या रहा है। नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इमीडिएटली रिएक्ट करती हूँ, तो उससे कोई बेहतरी नहीं आती थी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, उससे कोई आई डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, उससे चीज़ें मज़ीद बुरी होती हैं। राइट। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले होल्ड बैक करना चाहिए, मुझे खुद थोड़ा-सा खुद को काम डाउन करके इसको फिगर आउट करूँ और फिर थोड़ी मेंटल क्लैरिटी जब मिल जाए तब इश्यू को एड्रेस करूँ। इसकी क्या वजह है? व्हाई डू यू थिंक यू शुड डू दैट? इस बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई डू आई थिंक आई शुड डू दैट बिकॉज़ आई थिंक कि मुझे फ़ौरन बात करके कुछ नहीं मुझे बहुत वर्स्ट रिएक्शन शायद मिले हैं और शायद बहुत चीज़ें एग्रीवेट हुई हैं, इसलिए। तो ये जो आपकी आपका मोटिव है कि ये इसके नतीजे में, मतलब अगर इसको पॉजिटिवली बयान किया जाए तो फिर वो ये बनता है कि आप ये इसलिए करती हैं क्योंकि आपके ख्याल में दिस इज व्हाट विल सॉर्ट ऑफ influence the other person to not respond very aggressively. Is that the only reason? हुँ, येस एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर एक डाउनवर्ड स्पाइरल सा बन जाता है। वो अ, उसके नतीजे में लड़ाई होती है और फिर वो एक नहीं वो जैसे सही कि है। वो एक ये तो आपने आपने फरमाया, मैं अ, इसको समझा हूँ कि आपने ये पहली बात ये फरमाई कि इसके नतीजे में अगर आपकी तरफ से इमीडिएट रिएक्शन आ जाएगा तो दूसरे का भी ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन आ जाएगा और फिर वो जाहिर है कि इट विल फर्दर एग्रीवेट।
And then the other person is also going to hold this against me कि तुमने तब ये किया था, ये हुआ था, राइट। और and अगर आप it's ये नहीं just not करती हैं, beneficial. इट वुड नॉट बेनिफिट। अगर आप ये नहीं करती हैं तो डू यू रियली गेट ऑल दीज एडवांटेजेस? Which advantages? लाइक द अदर पर्सन वोंट रिस्पॉन्ड, सेकंड रिस्पॉन्स उतना एग्रेसिव नहीं होता, और दूसरी चीज ये होती है कि वो ही डज नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू आफ्टर दैट। आई मीन देयर इज सम इनिशियल आर्गुमेंट गोइंग ऑन, समथिंग हैज बीन सेड व्हिच इज मेकिंग यू फील बैड, एंड ऐसा कम ही चांस होगा कि एक आदमी दरवाजे से एंटर हुआ है और उसने आके तो ये कह दिया कोई बात हो रही है और उसमें इधर तक पहुंची है बात। I don't think I always get these benefits कि वो aggressive response मुझे नहीं मिलेगा या वो चीज़ मेरे अगेंस्ट होल्ड नहीं की जाएगी, बट मेरा मेन पर्पस शायद मेरे अंदर ही सेल्फ डाउट होता है, मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं सही बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही। उसके लिए भी मैं डिले चाहती हूँ कि थोड़ा मुझे खुद से मेंटल क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद फिर मिलती है। अभी आपने दूसरी चीज कही है, हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आपको उसके बाद वो जो मेंटल क्लैरिटी है जिसके लिए आप डिले चाहती हैं, वो फिर हासिल होती है? समटाइम्स कभी-कभार होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ेंटमेंट रहती है उस चीज़ की। नहीं, मतलब मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई मेंटल क्लैरिटी और के बेशक मैं बावजूद उसे भी रहता है। यस, बेशक मैं उसे एक्सप्रेस करूँ ना करूँ, राइट। नहीं, समटाइम्स मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है। राइट। And एंड sometimes I'm able to maybe I'm just trying to forget about it and not aiming for mental clarity, but aiming for या आई थिंक like दैट माइट बी अ गुड रीजन, forgetfulness. दैट माइट बी अ वेरी गुड रीजन। देखिए, एक तो ये चीज समझ लें बड़ी अच्छी तरह से कि आपके अगर मोटिव स्ट्रांग होंगे ना, तो इस बात की इमीडिएटली तकलीफ होती है, इसीलिए हमें अपना रिएक्शन कंट्रोल करना पड़ जाता है, बिकॉज वो इमीडिएटली हमें तकलीफ पहुंचाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है। और वो जो एक्सपेक्टेशन टूटी है, हम असल में बिकॉज वी आर नॉट ऑब्जर्विंग आवर सेल्व्स, वी मिस आउट ऑन द रोल वी हैव प्लेड इन दैट होल सीन। एक बात तो ये। इसके बाद क्या होता है कि मैं अपने कंट्रोल करता हूँ रिस्पॉन्स को, और ख्याल ये होता है कि इसके नतीजे में, अगर तो ये ख्याल होता है कि इसके नतीजे में रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, तो फिर ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मोटिव। अगर ये ख्याल होता है कि इससे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, वेरी गुड रीज़न, इट्स अ वेरी गुड रीज़न। और ये क्यों लेनी है मेंटल क्लैरिटी, इसको भी बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए। एज बिलीवर्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच शुड motivate us to hold back our uncalled for responses, वो ये नहीं है कि रिलेशनशिप अच्छा होगा इसलिए कि वो हमारे से नहीं अच्छा होगा। हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमारा मोटिव अपनी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। अगर मैंने उस मेंटल क्लैरिटी के लिए रोका है और फिर उस पर सोचा नहीं है, तो फिर मुझे मेरे अंदर रिजेंटमेंट पैदा होगी, बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट what I should be thinking about, I am thinking about what the other did। जितना आप उस पर सोचेंगे कि दूसरे ने क्या किया और किस तरह से बात की है, तो वो रिजेंटमेंट में इजाफा करती जाएगी बात। लेकिन जितना आप ये सोचेंगे कि मैंने इसमें ये क्या हुआ था कि वो दूसरा इस जगह पहुंचा और मैं क्या डिफरेंट कर सकती हूँ कि जिसके नतीजे में चांसेस इसके ना रहें, ये जो एस्पेक्ट है, जिसके नतीजे में मेरी तरफ से भी रिस्पॉन्स ठीक हो, ये जो एस्पेक्ट है आप जितना सोचेंगे, इट विल नेवर क्रिएट एनी रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब ये है कि आपने वो जो अपने आप को रोका है, इसके बाद आपकी जो थॉट है वो उसी तरफ जा रही है फिर से, उसने ये क्यों किया। एम आई मेकिंग सेंस Okay, okay. So basically you're saying कि अगर मैं कोई डिले ला रही हूँ अपने इमोशनल रिएक्शंस में विद दिस मोटिवेशन कि मुझे मेंटल क्लैरिटी हासिल करनी है बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो उसमें फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अगले ने मेरे साथ क्या बुरा हुआ, फोकस ये होना चाहिए कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन थी सिचुएशन में। राइट, व्हाट डिड आई डू। मेंटल क्लैरिटी यही होगी ना कि दूसरे की ये जो फ्रस्ट्रेशन सामने आई है, इसमें दूसरे ने कैसे फील किया है, क्यों ऐसा फील किया है, इसी से होगी ना वो जो मेंटल हम्म क्लैरिटी जिसे आप कह रही हैं। अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इसी पे लगा रहेगा कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया है,
उसकी ऐसी की तैसी, उसने ऐसा क्यों किया, तो ये तो असल में मजीद उस चीज को बढ़ाएगा। ओके, सो सॉल्यूशन फोकस्ड होने के लिए उस टाइम पीरियड को मैं यूज करूं दो चीजें इन हैं जी, रिफ्लेक्टिंग यानी ओवर आपने दिस दो थिंग चीजें कि करनी मेरी है। क्या कंट्रीब्यूशन। you have to focus on two things. One is that all the good, अगर आप ये समझते हैं कि एक अच्छा काम है, तो एक तो ये करें कि अपने मोटिव को कनेक्ट करें विद गॉड। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि मैंने ये इसलिए करना है ताकि मुझे मेंटल क्लैरिटी मिले, कि जो अल्लाह ताला को पसंद है कि हमें मामलात करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, यही हमें बाशऊर हस्ती बना के भेजा है अल्लाह ताला ने। ये एस्पेक्ट पैदा करें, और दूसरा एस्पेक्ट ये पैदा करें कि मेरी जो थॉट है वो इस पे नहीं जाएगी कि उसने क्या किया है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता ऑनेस्टली, ये सिर्फ एक हमारी हैबिट है जो बहुत अरसे से डेवलप हुई हुई है। हमने उस पे अब ड्वेल नहीं करना है। हमने बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ कुड आई कंट्रीब्यूट इन अवॉइडिंग दिस सिचुएशन। मे बी इट विल नेवर बी अवॉइडेड, बट आई विल कीप ऑन थिंकिंग दिस वे कि मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, what is it that I can do? To avoid this painful situation from my own राइट side. जो भी बात हुई होगी इसको आपने इस तरह से समझना है कि ये एक एक करके स्टेप में आगे चल रही होती है बात, और वो जो हम स्टेप्स ले रहे होते हैं वो एक एक करके उस जगह तक पहुंचा देते हैं जिधर वो अपने क्लाइमैक्स के पे पहुंचती है। हमें वो क्लाइमैक्स याद होता है, और उस क्लाइमैक्स में भी दूसरे की बात याद होती है। बात कैसे उधर पहुंची इस पे गौर करके देखें कि व्हाट इज इट दैट यू कैन डू डिफरेंटली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये जो आपने असाइनमेंट दिया है या जो भी कह लें उसे, तो इसमें ये देखना है कि ज़िंदगी किस तरह मिली हुई है और ये सारी कायनात किस तरह मददगार साबित होती है हमें। और फिर ये 7 सलाहियतें जो हैं, उससे मेरा खालिक कैसा होगा या मेरा ताल्लुक मेरे खालिक के साथ कैसा नहीं होगा? क्या नहीं उस नहीं, पे गौर करना है? अभी ताल्लुक नहीं। अभी ये बात कि वो यानी देखें, आप एक आदमी की अगर आर्किटेक्चरल डिजाइन्स, जो लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में थोड़ा सा रखते हैं सुध बुध, वो वो अगर लोगों के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देखें ना, तो वो ये बता देते हैं कि इस आर्किटेक्ट की क्या प्रेफरेंसेस हैं, हाउ डज ही वर्क, उसको कैसा पसंद है काम, वो क्या चीज़ अपने अपने डिजाइन्स में मलहूज करता रखता है ज़्यादा। इसी तरीके पर आपकी सामने एक पूरी की पूरी क्रिएशन मौजूद है। आप उस क्रिएशन को स्टडी करके क्या जान पाते हैं कि हमारा खालिक कैसा है। ठीक है? इसके बाद अगला स्टेप है ये कि हमारा ताल्लुक क्या होगा। हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसका कुरान मजीद ने क्या तारुफ कराया है, और ताल्लुक के बारे में भी ये देखेंगे। उस ताल्लुक से पहले कुछ चीज़ें हमें मजीद भी देखनी पड़ेंगी समझने के लिए। सही। लेकिन अभी जो हमने क्रिएशन तो सामने अगर रखी है। ऐसे ऐसे ही ताल्लुक कैसा होगा या मेरा खालिक कैसा होगा, सॉरी। जी तो ऐसे ही 2 लफ्ज़ों में तो जैसे हम कहें कि वो रहमान और रहीम, बस रहमान और रहीम है। नहीं, ये जो क्वालिटीज़ आपको दिख रही हैं, इनको कनेक्ट करना है। उसने एक पूरा ओके। सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें आप अगर मौका मिले तो वो जो है ना जी सेशन कि जिसमें हमने इसकी बात की है कि हम किस तरह जिंदा हैं, हाउ आर वी अलाइव, वो देख लें। 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 और 34, ये सेशंस जो हैं इनके ऊपर सिर्फ उसके जो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के हैं ना, वो शुरू के, वो देख लें। जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में उनको डिवाइड किया हुआ है, ए और बी कर दिया हुआ है। जो ए से पार्ट है उसका, जी, जी, जी। जिसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ वो देख लें। बेशक आप बाकी देखना चाहें तो वो भी देख लें। तो आपने कनेक्ट करना है, ये चीज़ हमें मालूम होती है कि ये हमारे अंदर है। मिसाल के तौर पर हमें अगर ये मालूम होता है कि हमारे अंदर कॉन्शियंस है, तो इससे वो कॉन्शियंस कि जो गलत और सही में हमें मुतनब्बे भी करती है, और उस पर टोकती भी है अगर हम गलत करें, ऐसी कॉन्शियंस है हमारे अंदर। तो इससे इस कॉन्शियंस के देने वाले के बारे में क्या तसव्वुर पैदा होता है। ठीक है, ये किसी के जी। दिए से है, ये मेरे अंदर भी वैसे ही है जैसे आपके अंदर है, यानी तमाम इंसानों के अंदर ऐसे ही है। ये खालिक की एक
ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है सब लोगों को, जिसको इंसान बनाया उसको ऐसा बनाया। तो इसके बारे में आप खालिक को क्या समझेंगे? ठीक 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 है है सर। जी, थैंक यू। थैंक यू जी। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, थैंक यू। जी, मोइज़ भाई ये फ़ातिमा ने जो सवाल किया था उसी से मुतल्लिक मेरे ज़हन में सवाल था। कुछ हद तक उनकी और आपकी बातचीत से मुझे जवाब मिला, कुछ मज़ीद रहनुमाई चाहिए थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे प्रोग्राम्स उस वक़्त अल्लाह ने देखने का मौका दिया कि जब मैं एक टफ़ टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ। कुछ मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स और कुछ बहन-भाइयों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स। जब मैंने आपका प्रोग्राम सुना, कोशिश की, रिफ्लेक्ट किया, अपनी वल्नरेबिलिटी को देखा, तो मैंने कहा मेरा मामला अल्लाह के साथ है, ठीक है, लेट गो, फॉरगिव, मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तो हमारी रिकन्सिलिएशन हुई, हमारी जैसे ईद पर हमने एक-दूसरे से बातचीत की, लेकिन लाइक मैं अंदर से जो है ना, लाइक मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनसे बात करूँ। अभी फर्दर फ्यूचर में भी मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनसे बात करूँ। इस सिलसिले में फिर आपने जैसे भी फ़ातिमा को रहनुमाई दी है कि अपने ऊपर और काम करें अपने ऊपर, इसमें मुझे आप प्लीज़ थोड़ा-सा और गाइड करेंगे। क्यों बात की आपने अगर दिल नहीं चाह रहा था तो? क्योंकि मैंने ये सुना कि ये मैंने ये सोचा था कि मेरी तरजीह जो है वो मेरी दौड़ का मैदान आखिरत का मैदान है। मेरा मामला लोगों के साथ नहीं, अल्लाह के साथ है। जो भी हुआ, उनको समझ नहीं थी मेरी मेंटल स्ट्रगल जो चल रही है, तो मैं उनको माफ़ करती हूँ। उनको समझ नहीं थी, उनको समझ आ जाती तो शायद वो ऐसे नहीं करते। तो और चूँकि कता रहमी की इजाज़त नहीं है, सिला रहमी करनी है, इसलिए मैंने माफ़ किया। तो फिर इसमें अब क्या रिग्रेट है उस पे? ये अभी आप रिग्रेट यानी नहीं है, अब जैसे मैं आप उनसे बात करती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं करती। मेरे स्टमक में ग्रम्बलिंग होती है। इवन कि ये थॉट भी कि मैं उनको उनसे मुझे फ़ोन करना था ईद पर, और जैसे अभी फिर फ़ोन करना है, तो ये थॉट ही मेरे स्टमक में ग्रम्बलिंग करती है। नहीं, आपने असल में ये थॉट नहीं अभी ज़्यादा पैदा करनी, बिकॉज़ व्हेन यू थिंक अबाउट कि मैं उनसे बात करूँगी तो आपको असल में वो वाक़यात भी याद आते हैं और ये भी ख़्याल आता है कि वो क्या कहेंगे। ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत प्लेज़ेंट नहीं होंगे। आपने जिस चीज़ की बात सोचनी है वो ये सोचनी है कि आपने ये क्यों करना है और आपने किस हद तक करना है ताकि बात किधर तक किससे आगे ना जाए, चाहे वो दूसरा जो मर्ज़ी कहे। मैंने एक चीज़ के बारे में मैंने ये अल्लाह ताला के अगर हुक्म पे सिला रहमी के लिए ये फ़ोन कर लिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मैंने ज़रूर झगड़ा करके ही बंद करना है या कोई आर्गुमेंट से ही बंद करना है। अगर कोई आर्गुमेंट, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यानी ये जो हुआ है, आई थिंक व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट श्योर, ऑब्वियसली ज़ाहिर के हालात आप बताएंगी तो पता चलेंगे, लेकिन जो चीज़ हुई है वो ये कि बहुत ज़्यादा प्लान करके बात नहीं हुई। यानी यस, आपने इसको सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि अल्लाह को पसंद है और फिर कर लिया। जी, यानी आपने ये सोचना है, इसकी कमिटमेंट भी करनी है कि बात करनी है, लेकिन यू हैव टू प्लान इट आउट कि ये कुछ होगा, हो सकता है, और मैंने इस चीज़ को जिस मकसद से मैं बात कर रही हूँ उसी मकसद से बर्दाश्त भी कर लेना है और ये मेरे अमाल में लिखा जाएगा। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। ये याद रखना है कि एक लफ्ज़ भी इंसान नहीं बोलता मगर उसके पास एक बड़ा होशियार चाको चौबंद लिखने वाला मौजूद है जो लिख रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक निगरान बैठा हुआ है जो देख रहा है। ये चीज़ जो है, जिस वक्त आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोच आपकी जाएगी तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे ने क्या कहा है। इट वोंट मैटर, इट वोंट हर्ट यू सो मच। आई एम सॉरी, यस यू आर राइट, यस रेशनल माइंड मेरा यही कहता है भाई, लेकिन शायद मैं अपने सवाल को रिफ्रेज करूं कि मेरे अंदर रंज, दुख, आई डोंट नो, वो नहीं जा रहा। उसको आपको, यू हैव टू रीफ्रेम द होल सिचुएशन जो आपको पेश आई है। देखिए वो जो सिचुएशन पेश आई हुई है ना, जो आपके आपके जहन में है कि जो कुछ हुआ, जी, उसके नतीजे में जी, वो जो कुछ हुआ उसको आपने रिफ्रेम करना है और ये देखना है
कि उनकी उसमें यानी यू हैव टू रिफ्रेम इट इन सच अ वे दैट यू फील कि जो कुछ उन्होंने किया उनसे एम्पैथी पैदा हुआ आपके लिए, आपके दिल में। ठीक है, यानी ओके ओके ये अभी तक जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि उन्होंने ज्यादती की है। जी जी आज ये जो सारी सिचुएशन होती है ना कि किसी की ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि उसकी ज्यादती। मैं थोड़ी देर के लिए उसके पर्सपेक्टिव को एक अच्छे दिलो दिमाग के साथ जब गौर करूंगा तो मुझे नजर आएगा कि जो कुछ मेरे से हुआ उस दिन, उस पे शायद उनका ये रिएक्शन शायद जायज हो जाए। इस पहलू से भी गौर करना है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था, अगर आप वो किस तकलीफ से गुजरे। भाई आपका वो गुफ्तगू सुनी जो पैराडाइम्स और पर्सपेक्टिव्स के बारे में थी, तो मुझे सच में उनके साथ एम्पैथी फील हुई राइट, और कंपैशन। मैंने कोशिश की कि मैं उनकी स्किन पहन के उसमें चलूं और उनके शूज में पाँव डालूं, वो सब फील हुई। लेकिन एक चीज अब मुझे रियलाइज हो रही है कि शायद मुझे ये अंदर से फीलिंग है कि उनको मेरा पर्सपेक्टिव और उनके पास कंपैशन नहीं है मेरे लिए। शायद ये चीज मुझे हर्ट कर रही है। नहीं आपके लिए कंपैशन आपको उनसे चाहिए नहीं, आपको अल्लाह ताला से चाहिए, ओके क्योंकि ओके आप तो कर ओके उसके लिए रही हैं ना। थैंक यू वो जो थैंक जिसके यू। लिए कर रही हैं ठीक, उसी से तवक्को रखें फिर। ओके ओके, ठीक है, असल में थैंक यही यू वो थैंक चीज है जो कि हमें तकलीफ पहुंचा रही है, कि मैं ये चाहता हूं कि जी दूसरा मेरी तकलीफ को समझे, वो नहीं समझ रहा। मैं अपने आप को इस एक्सपेक्टेशन से निकाल सकता हूं। आई कैन नॉट ओके मेक हिम एम्पथाइज विद मी, दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। मे बी समडे ही विल, बिल्कुल ओके पॉसिबल है। ओके लेकिन वो भी तब वही यस देखिए, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ना, जिसमें आपने फरमाया कि लोगों के दिल खुदा के हाथ में है, वो आप खुदा ओके के लिए करना शुरू कर दें, वो दिल आपकी तरफ मोड़ देगा। अगर उसकी ये हिकमत होगी कि मोड़ दे तो मोड़ देगा। थैंक यू थैंक यू। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। ठीक गुजरी आपकी ईद सर? अच्छी अल्लाह गुजरी? का शुक्र है जी, आप सुनाइए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो अभी सारी बात हो रही है ना, इसमें हमने तो आपसे बहुत ही पहले ये सीख लिया था कि हमने अल्लाह के लिए ही करना है, और ये चीज़ें हमें बहुत ही रहनुमाई देती रही हैं, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर है खातून हैं और हमारे साथ हमारे हस्बैंड भी होते हैं, तो उनके भी तमाम तकाज़े जो हैं वो हमें मलूज़ नज़र रखने होते हैं। तो जब हम अल्लाह के लिए ये कोई काम करते हैं और हम ये सोचते हैं कि उसने हमारे साथ जो भी ज्यादती की है उसको फॉरगिव करके, और हम जो है उससे मिल लेते हैं जाके, हाँ, अगर वो बुला रहा है हमें तो हम उससे मिल लेते हैं। लेकिन सर फिर यहाँ पर ना ये जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं नहीं मिलना है। अब जाहिर है मैं तो वाइफ हूँ, और मुझे तो उनके उनके हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए, और उनको भी उदास नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। अब सारा घर एक तरफ से कह देता है कि नहीं मिलना है, वो कहते हैं नहीं मिलना है। देखिए खैर मैंने इस दफ़ा ऐसा किया कि उनको नाराज़ करके और मैं मिल ली, क्योंकि वो मुझे पता था कि ये सामने वाला अपने उस एक्शन की वज़ह से अब कंपनसेट करना चाह रहा है। तो जब एक बंदा कंपनसेशन के उस लेवल पे आ गया है, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ ना? तो मुझे कर लेना चाहिए। तो अब बताएँ कि मैं एक तरफ एक को नाराज़ कर रही हूँ और दूसरी तरफ एक को मना रही हूँ। एक ये सिचुएशन, और एक सर एक बात और सुनिएगा। दूसरा ये कि एक ईगो जो अंदर होती है ना, वो कभी-कभी बड़ा डिस्टर्ब करती है कि तुमने अपने आप को गिरा लिया है। और चूँकि सामने वाला तो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं जान रहा है, क्योंकि हमने तो आपसे ट्रेनिंग ले ली थोड़ी-सी, और हम इस जगह खड़े हो गए कि हम हमेशा एम्पैथी के साथ सोचते हैं दूसरों के लिए। लेकिन दूसरे लोग थोड़ी सोचते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि ये सब करना है, नहीं करना है, क्या ईगो, क्या परसेप्शन, क्या ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीज़ें। तो आप बताएँ कि फिर जब हम इस तरह करते हैं तो वो जो ईगो होता है ना कि हमने अपने ईगो खत्म किया है, तो वो तंग करता है। कहीं वो हमें ज़लील ना करवा दे, हाँ, हमें मज़ीद आगे कभी हमें और नीचा ना करवा दे, ये चीज़ें भी चल रही होती है ना साथ-साथ। आप ये ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए, मियाँ के हवाले से भी और इधर से भी।
देखिए मेरे ख्याल है वो इसको समझ नहीं रहे, पूरी तरह से शायद समझ में नहीं आई उनको बात। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ख्याल है कि आप ये उनसे मिलना चाहती हैं, इस वजह से वो, अगर अगर कोई नाराज़ी है, अगर आप ये बात उनको कम्युनिकेट करें कि देखें मुझे, यानी आई एम रियली कंसर्न्ड कि आपकी जो नाराज़ी है मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन बहरहाल मेरे रब का ये हुक्म है तो मुझे इसको करने की इजाज़त दें। यानी ये मेरे भी कोई ख्वाहिश नहीं है, इट इज़, अगर मेरे ऊपर सिर्फ डिपेंड करता तो मैं भी शायद ना मिलती जो कुछ। आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है तो ये उनको कम्युनिकेट कर दें कि ये कोई, अगर सिर्फ मैंने अपने अपने बेसिस पे फैसला करना होता तो शायद मैं यही करती कि ना मिलूं, लेकिन मुझे ये ख्याल आता है कि ये अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक यही करना चाहिए, और अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है कि हम अपने रिश्तों में दूरियां पैदा होने दें, या जिस हद तक मैं कर सकता हूं मैं करूं। और ये पहली बात का जवाब, इससे इसको ट्राई करके देखें कि क्या ये इससे हो जाता है। यानी बहरहाल जी सर। आपका जो फैसला है दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ये बात ज़हन में रखिए। यानी दिस इज़ व्हाट यू थिंक इज़ गॉड्स डायरेक्टिव। वो जो है ना जी, लाता मखलूक फी मासियतिल खालिक, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी तर्जुमा किसी बताएं की सर। किसी की भी अतात जो है वो खुदा की नाफरमानी में नहीं हो सकती, किसी की भी बिल्कुल अतात। सही बात। ठीक है। जी। आप और ये बताएं कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मैं ये आपको नाराज़ करूं, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच माई लॉर्ड वांट्स फ्रॉम मी। ये जो बात है इसको पूरे दर्द दिल के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए उनको, कि यानी इट इज़ नॉट योर, ये कोई आपकी आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। मैंने तो अपनी डिज़ायर को सबमिट करना है खुदा के आगे। सही। ये जो एस्पेक्ट है मैं जब वो करूंगी टूटेगी सर ना, ये। वो जो डिज़ायर जी का जी। टूटना है उनका आपका, असल में ये वो इस्लाम है जो ज़िंदगी में पैदा होगा। यानी मेरी ख्वाहिशात हमेशा मेरे खुदा के अहकाम के आगे सरेंडर करें, ये है जिस जगह पे मुझे पहुंचना है। और जिस वक्त आप इस जगह से अप्रोच करेंगी, व्हेन यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, और इसको कॉन्टिन्यूसली, यानी, और इसमें देखिए जो जो प्रॉब्लम कभी कभी हो जाएगी वो ये है कि आपने ये बात की और फिर कोई ऐसी बात पर आपसे ये आपको कहा जाएगा कि देखें आप उस वक्त तो बड़ी बातें कर रही थी और यहाँ पे आपने ये कर दिया। नहीं, ये गलती हो जाएगी हमसे, हम इंसान हैं, हम असल में किसी कहीं पे भी परफेक्ट जगह पे नहीं खड़े होते। ये जो चीज़ें हैं ये असल में हमारी ईगो को हर्ट करेंगी, और ये ईगो हर्ट होनी चाहिए, ये है जो समझना है। अच्छा अच्छा। अच्छा इसलिए क्योंकि अच्छा हम सर, जिस ये तो बहुत रास्ते को बढ़िया। लेके चल रहे हैं आगे, वो यही तो रास्ता है कि जिसमें हमने अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना है। इट इज़ नॉट अबाउट माई बीइंग बेटर देन एनीवन, इट इज़ अबाउट माई बीइंग बेटर देन व्हाट आई वाज। जी, सलमा आप कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, बात मैं करने थोड़ा का थोड़ा जी। सा ये जो अभी सर ने बात की थी ना, जो कि प्रोग्राम सारे देखने हैं पीछे से, तो सर जब हम ये सब देखेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हम आप ही की बातें लिख रहे होंगे? नहीं नहीं, मैंने तो उसमें ये तो जिक्र ही नहीं किया हुआ। मैं तो असल में अच्छा। आपको जो असाइनमेंट दी है, इट्स एन ओपन बुक क्वेश्चन, इसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप जो मर्जी उसमें से देखें। मैंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया हुआ उसमें, जो मैंने आपसे सवाल किया। मेरा सवाल ये नहीं है कि अच्छा हमारे अच्छा अंदर अच्छा। क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरा सवाल ये है कि ये क्वालिटीज़ हैं जो आपके सामने हमने हम्म। रखी। हमें ज़िंदगी, हम जिंदा इस तरह से हैं, ये डिज़ाइन है इस कायनात का, इस तरह से स्पीशीज़ क्रिएट हुई हुई हैं कि जिसके नतीजे में हमें ज़िंदगी मिली है। ठीक है जी। ये हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं जो जो हमें मुनफरिद कर देती हैं बाकी स्पीशीज़ से। हमें जी ये जी। भी मालूम होता है कि बाकी सारी स्पीशीज़ कंट्रीब्यूट कर रही हैं और हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ हम्म। बेनिफिशरीज़ हैं। हम कुछ कंट्रीब्यूट, इस पूरी इकोलॉजी में हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हम जो कुछ कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, वो असल में कोई मिशनरी सा आदमी कोई पार्क बना दे तो चलें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, वरना हम अपनी नेचर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको खा रहे हैं। ठीक है ना जी? हम उसकी डिस्ट्रक्शन का बायस बन, मैंने इसकी मिसाल दी थी एक किसी सेशन में, कि वो किसी ने कहा था ना कि अगर शहद की मक्खी खत्म हो जाए तो 50 विद हाँ इन हाँ। 50 years लाइफ विल एंड, लेकिन अगर सही बात इंसान है। खत्म हो जाए तो लाइफ फ्लरिश करेगी। इसलिए कि इंसान तो इस लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है।
ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। सोचे जरा, अगर ये जो 7 अरब इंसान है ये खत्म हो जाए तो कितनी ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी। तो आई डोंट नो इफ दैट विल बी गुड फॉर द इन्वायरमेंट और नॉट। बहरहाल ये जब हुआ कोविड में, आपको याद होगा कि जिस वक्त हाँ लोग अंदर घर से नहीं निकलते थे तो एनवायरनमेंट साफ होनी शुरू हो गई थी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इससे मैंने ये सारी क्वालिटीज को सामने रखें और फिर ये देखना है हमने कि इन क्वालिटीज से ये क्रिएशन करने वाला कैसा है आपके ख्याल में, ठीक उसकी क्या क्या थैंक खुसूसियात सामने आती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। या, जी फरिया, आप कुछ हमारी जी। थी शायद। ये सब इस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, हमारे पिछले टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल से टू बी स्पेसिफिक। सर जब मैं वो ग्रैटिट्यूड की जो मैं चेन बनाती हूँ ना, तो तकरीबन हर चेन में मेरा मियाँ जरूर आता है। तो सर उससे एक बड़ा फायदा हुआ है कि वो जो छोटी मोटी रिजेंटमेंट और वो जो सब थी ना, वो मरती जा रही है, बिकॉज वाह, एक कॉन्शियसली it's like he's a major part in almost all my gratitude chains. दिस So इज अ वेरी सर बस ब्यूटीफुल यही थिंग दैट यू शेयर शेयर्ड जी। करना था। एंड दिस थिंग, वेरी ऑनेस्टली, व्हेन आई रेसिप्रोकेट दिस सेंटिमेंट जो आपने अभी जाहिर किया है। यानी हम एहसास नहीं कर रहे होते अपने इख्तलाफात और अपने डिबेट्स के नतीजे में आर्गूमेंट्स हो जाती हैं कई दफ़ा कि दूसरा जो है वो कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आई टोटली रेसिप्रोकेट योर, आई मीन आई टोटली कैन एसोसिएट विद दिस। मेरी एग्जैक्टली यही फीलिंग हुई जब मैंने अपने घर पे गौर किया। एग्जैक्टली यही फीलिंग हुई कि हर चीज़ जो मैसर है उसमें किसी ना किसी पहलू से इस एनवायरनमेंट के अंदर मेरी बेगम का भी हाथ है। बस सर एंड बहुत इनलाइटनिंग ये एक्सपीरियंस रहा है, थैंक यू सो मच। आई मीन इट विल इम्पैक्ट मैंने योर कभी इस इनसाइट्स। पहलू से बिल्कुल जी जी, सर बिल्कुल, आई टोटली एग्री। इट हैज़ अ वेरी वेरी गुड इफेक्ट इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये पहले भी जो अभी बात हो रही थी, जो सलमा ने की और जो शायद शबाना ने की, सर एक डेली लाइफ में एक चैलेंज जो है वो बार-बार सामने आता है, वो ये कि आपका जिनके साथ इंटरैक्शन ऑन डेली बेसिस पे हो रहा होता है, अगर उसमें किसी की हैबिट ऐसी है कि बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है और आप अ, उस मतलब जब भी आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, तो सर वो वही बात है कि वो मैंने तो अपना रीडायरेक्ट करना सीख लिया है कि अच्छा नहीं, मेरा इंटरेक्शन अल्लाह ताला के साथ है और बस इसको इग्नोर करना है, मूव ऑन करना है, आगे चलना है, सारा कुछ है। लेकिन सर हर दफ़ा एक अ, हर्ट की फीलिंग ज़रूर होती है, एक कॉन्शियस एफर्ट ज़रूर होती है, मतलब उस चीज़ को लेट गो करने की और वो सारा कुछ। तो अम, सर ये ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब जैसे एक अंदर एक प्रोसेस ऐसा हो जाए कि अच्छा अब ये एक हैबिट किसी की डेवलप हुई हुई है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बस इसको फ्लो में लेके चलना है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि सर थिंकिंग प्रोसेस मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट होती है। ऐसा हम्म, नहीं है कि मतलब जैसे एक होता है ना, एक हुआ कुछ हुआ और फिर उसके बाद फ़ौरन उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको ख़त्म किया जाता है। तो सर राइट। ये ऐसे ही होना चाहिए ये या देखिए, मैं आपसे अर्ज इसको करता हूँ, मतलब आप इस हद तक व्हाट यू, होना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए? नहीं, खत्म शायद ना हो लेकिन बहुत कम हो जाए, ये पॉसिबल है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, सम थिंग्स विच यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड, वो ये है कि जब अगर आप, इफ यू गो बैक लेट्स से 2 years, आप उस पर गौर करें तो जो कुछ आज आप समझती हैं कि ये इस तरह होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। और जो कुछ उस वक्त था उसके मुकाबले में अगर आप देखेंगी तो बहुत आगे हैं। लेकिन जिस जगह पे आप समझी हुई हैं कि मुझे पहुंचना चाहिए, उस जगह पे जब आप जाती हैं तो आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं बहुत उधर नहीं हूं। ये इस तरह से है। आप, एम आई मेकिंग सेंस जी? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है मतलब सर मुझे मतलब मैं इस चीज़ से भी ऊ ऊ ऊपर जैसे ना उठना चाहे ना,
कि अच्छा नहीं, वो जरूर हो रहा है उठना बस चाहें, ठीक है। जरूर उठना चाहें, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जो टेंशन है ना, ये वाली जो टेंशन है कि मैं उठना चाह रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उठना चाह रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, ये टेंशन आपकी जिंदगी की इन इन लम्हात को बामकसद बनाती है। यानी ये जो इसको कहते हैं, इंसान के अंदर एक गैप है, एक वो मैं हूं जो इस वक्त मैं हूं, और एक वो मैं हूं जो मैं अपने आप को आइडियलाइज करता हूं कि इधर मुझे पहुंचना है। और मैं उसके मुकाबले में जब भी गौर करता हूं तो पता चलता है कि बड़ी टेंशन में हूं कि वहां तक अभी नहीं पहुंचा। तो ये टेंशन ही तो है जो मुझे उधर तक लेके जाएगी। दो ही रास्ते हैं ना उस टेंशन को दूर करने के। यानी एक रास्ता ये है कि मैं उधर तक पहुंचने की कोशिश करता रहूं, वो टेंशन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी, कम होती जाएगी। आप इस तरह समझ लें कि एक रबर बैंड है जो आप इन दो उंगलियों पे डाल के उसको स्ट्रेच करें, तो जितना ज्यादा दूर होगा ना उतना उसमें आपकी टेंशन ज्यादा होगी। जब वो थोड़ा सा करीब हो जाएगा तो टेंशन तो है अभी भी, बट इट इज लेस, ये वाली कैफियत हो जाएगी। यानी ये रास्ता असल में इस टेंशन के साथ गुजारने का रास्ता है जिंदगी का। ये है जो जो चीज समझनी है। यानी जिंदगी में अगर ये चीज, ये हमारे टारगेट्स नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि उस जगह पर हमने ठीक होना है, तो फिर जिंदगी के बारे में कुरान मजीद ने जो बात कही वो ये कि वो लाभ व लाहवी है, वो बस खेल तमाशा ही है और कुछ नहीं है। यानी तुम जितना भी इस दुनिया के हवाले से जो टारगेट्स भी रख लोगे, हासिल भी हो जाएंगे फिर भी खत्म हो जाएंगे। जो चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरफ अपने आप को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टेंशन के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। ये टेंशन खत्म हो जाएगी आइंदा, लेकिन ये कम होती जाएगी। यानी ये कम होती जाएगी, कुछ और बढ़ जाएंगी। आज अगर एक चीज की रिकग्निशन नहीं है या एक मसला पैदा नहीं हुआ, तो वो क्योंकि जिंदगी की नेचर आजमाइश की है। आपको खुदा ने यूं समझ लें कि एक भट्टी में डाल दिया है पॉलिश करने के लिए। अब पॉलिश होके आप बाहर आ जाएं, ये जो पॉलिश होना है इसमें मेरा रोल है। यानी वो उस भट्टी की वजह से नहीं सिर्फ पॉलिश होऊंगा मैं, आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट पॉलिशिंग। ये जो हमने आज ये जो सारी क्वालिटीज देखी हैं, ये बताती है ना कि ये जी। ऐसा नहीं कि ये पैसिव है मामला, एक्टिव मामला है। यानी मुझे अपनी इस या तो इस पॉलिशिंग को ठीक करना है, यानी मैंने इसमें रोल प्ले करना है कि जिसके नतीजे में ये पॉलिशिंग इफेक्टिव हो जाए, और या फिर ये कि मैं पॉलिश नहीं होऊंगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आपने जो बात फरमाई है। यानी मैं इस चीज़ का खुद ज़ाती तौर पर भी आई एक्सपीरियंस दिस, दैट अपने आप को जितना भी कंट्रोल कर लें, देर आर टाइम्स, देर आर सम रिलेशंस कि जिधर आदमी जो है उसके अंदर ये टेंशन पैदा हो जाती है, लेकिन आपको बहरहाल उस जगह पे खड़े होना है। उस मोमेंट पे हो सकता है मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं, हम सब भूल जाएं, लेकिन फिर निकल के उसको याद करना है और ये देखना है कि मैं क्यों भूल गया था। मुझे आई हैव टू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ इट। यही तो रास्ता है जिसको हमने तय करना है। दिस इज द होल जर्नी। जी सर, बिल्कुल ठीक। सर बस मैं यही शेयर करना चाहूँगी कि सर एक चीज़ में मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ कुछ बेहतर हुई है, वो ये कि मतलब मैं इस चीज़ से बिल्कुल ऊपर उठ गई हूँ। जैसे मुझे कोई कहता है कि अम्बर तुम्हारे बारे में ये कहा किसी ने या उसने ऐसे बात की या इस तरह, तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मतलब मुझे क्या, मैं उनको कहती हूँ कि ओहो! ये तो उन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, अपने राइट, लिए अपना नुकसान कर लिया। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरे तक तो बात पहुँची नहीं। वन टू वन राइट, किसी ने बात की नहीं, क्लियर भी राइट। नहीं हुई। तो वो और ये कि वो जिसने जो भी किया पहुंचाई, उन्होंने तो अपने लिए। आपने उनको भी थोड़ा सा कहें कि ये मुझे ना कहा करें, ऐसे क्या फायदा, दिल में बात कई दफा बैठ जाती है। छोड़े, इस तरह की बात ना किया करें किसी के बारे में। वो उनको समझाएं कि वो सर अपने एक लिए और क्यों बात कमा भी रही हैं। ज़हन में आती है। जी, और सर एक और बात भी ज़हन में आती है कि मैं भी कोई मतलब कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि जाहिर है मेरे जी, से कभी जाहिर। कोई बात हुई ना हो। तो राइट। मेरे से भी बात मतलब निकल जाती है या इस तरह, तो मैं भी किसी पोजीशन में उनके लिए ऐसे कोई बात कह जाऊँ, तो इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर वो मुझे वो शुक्र है कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह जी। जो है ना पर बेहतर हो यही गई। चीज है, आप जब व्हेन यू लुक बैक ऑन योर, आपने थोड़ा सा 6 महीने का वक्फा डाल के तो अपने जर्नल्स अगर आप लिखते हैं तो वो देखें, तो यू विल सी दैट देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स
जिनको जो आज आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन हम चूंकि अपने आगे के मकसद से अभी दूर हैं, इसलिए हमें लगता है कि कई बार लगता है कि कोई कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन यकीन करें कि ये बड़ी सटल प्रोग्रेस, ये वैसी प्रोग्रेस होती है जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद एक एक दिन का उसके टांगे चलाने में रोल होता है उस दिन के लिए कि जिस दिन उसने खड़े होकर चलना शुरू कर देना है। लेकिन आपको वो रोल नजर नहीं आ रहा होता, वो बच्चा भी फील नहीं कर रहा होता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आप वो सारी जो मस्कुलर डेवलपमेंट है उसको रोक दें, बांध के रख दें उसे, वो जो टाइम था उसके खड़े होने का वो आएगा ही नहीं फिर। तो ये मसल्स डेवलप हो रही हैं, दे विल टेक सम टाइम, एंड व्हेन यू लुक अ लिटिल बैकवर्ड तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इस पर अल्लाह ताला का बड़ा जी शुक्र अदा करें, बहुत शुक्र अदा करें कि ये हुई है, क्योंकि इसमें उसकी तौफीक के बगैर नहीं हो सकती चीज़ें। जी सर, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर, मौका भी मिला, सर साथ-साथ भी अच्छे बिल्कुल, मिले, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बस शुक्रिया, मुझे इतना ही शेयर करना। थैंक यू जी। जी, फातिमा आप अनम्यूट कर लें। जी, मैं पूछना चाह रही थी, अगर ब्रीफली आप बता दें कि लर्निंग जर्नल और रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या डिफरेंस है? लर्निंग जर्नल खास तौर पे किसी लर्निंग के हवाले से है, यानी इट 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 रिलेट्स टू, फॉर इंस्टेंस आप कोई कोर्स ले रही हैं तो उसके हवाले से है, यानी इट हैज़ नथिंग टू डू, वो एकेडमिक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अबाउट माई माई ओन, मैं किधर पहुंचना चाह रहा था, अभी मेरे से क्या हुआ है, व्हाट रियली हैपेंड, व्हाट शुड हैपन, वो इसके बारे में है। अगर आप ये चीजें, मिसाल के तौर पर आज अगर आपने कोई चीज सीखी है, चाहे इस सेशन में सीखी है, किसी पिछले सेशन में सीखी है, किसी और सेशन में सीखी है, नहीं लेट्स से आप अगर 3 सेशन दे रही हैं किसी के दिन में, तो किसी और से सीखी है, तो उसके बारे में ये कि मैं पहले क्या मेरी राय थी इस चीज के बारे में, आज क्या बनी है, क्यों बनी है, क्या क्वेश्चंस पैदा हुए हैं, जो ये तीसरी स्टेज पे आ जाएगा। यानी मेरी क्या राय थी, आज क्या बनी है, इसमें क्या अजम्पशन शामिल हैं, क्यों बनी है ये राय, और नंबर 3 ये कि मजीद क्वेश्चंस क्या हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आपके अंदर वो एक एकेडमिक एटीट्यूड पैदा करता है लर्निंग जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अबाउट आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मेरा टारगेट था मैं वो कर नहीं पाया, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल विल हेल्प मी इम्प्रूव दिस फॉरगेटफुलनेस, इसको वो ओवरकम करने में मेरी मदद करेगा। तो बेसिकली इफ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल बैकबाइटिंग और उसके बारे में मैं लिखती हूँ, तो वो दैट इज रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। रिफ्लेक्टिव जर्नल, यस। लेकिन जैसे कि आज आपने एक बात की कि ईगो को हर्ट करना है, ईगो हर्ट होनी चाहिए। दिस इज लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग जो मैंने सुनी, ऑलमोस्ट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड माय एंटायर लाइफ वाज दिस कि किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं, हर्ट या करनी नहीं चाहिए, ईगो करनी नहीं चाहिए, करनी। मैंने करनी मतलब नहीं कि है। अब वो अपने लिहाज से भी ये था कि किसी ने आपकी ईगो हर्ट की है तो यू नो एक राइट, रिवेंज जैसी कोई बहुत कैफियत हेल्दी पैदा चीज नहीं होनी। है। अब वो उसने यस। की है, उसके स्टैंडर्ड है। ईगो मेरी, असल में मेरी ईगो हर्ट होती कैसे है, इसको अच्छी तरह समझ लें। ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये वो है मेरे स्टैंडर्ड पे, मुझे आपके साथ मामला करते हुए आपकी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। आपने अपने स्टैंडर्ड से मामला करना है। हो सकता है उन स्टैंडर्ड पे आप बड़ा डिसेंट, बड़ा पोलाइट, बड़ा रिस्पेक्टफुल मामला करें और मेरी ईगो हर्ट हो जाए, अब क्या करें। यस। इसका मतलब तो ये है ना कि वो ईगो जो मेरी हर्ट हुई है वो मेरी पर्सपेक्टिव की वजह से, मेरे परसेप्शन की वजह से हर्ट हो रही है। तो इस परसेप्शन के ऊपर गौर, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन में आना है। इसके बगैर असल में वो चीज, देखिए मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूं, मैंने ये पिछले सेशन में ये गुजारिश भी की थी ना कि मैनी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स व्हेन आई लुक ऑन देम, यानी जब मैं उन चीज़ों के ऊपर जो इस वक्त दुनिया में वैसे पाई जाती हैं, जब मैं देखता हूँ तो असल में वो जो पर्सपेक्टिव है उस साइकोलॉजी का, उस साइकी का जो डेवलप होती है, ये हेल्दी साइकी या हेल्दी साइकोलॉजी जो इंसान को वो पसंद करते हैं कि पैदा हो, उसका पर्सपेक्टिव असल में कल्चरली भी और पैराडाइमेटिकली भी वो एक जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जब तो आप उसमें इस जगह आखिरत पे नहीं खड़े हो, होती। उसमें आखिरत नहीं है, उसमें जिंदगी ये है जो है,
जब आप इस चीज को पूरे को शामिल करते हैं तो वो जो साइकी है वो, मतलब देखिए कुरान मजीद क्या कहता है, वो कहता है तिलकत दारुल आखिरतो नज अलोहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दे वला फसादा। यानी फसाद तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, ना वो साइकोलॉजिस्ट पसंद करेगा ना ये, लेकिन मैं आई शुड बी बेटर देन अदर्स, ये जो एस्पेक्ट है कि मैं बुलंद हूं, ये तो पसंद की चीज है ना। लेकिन कुरान मजीद ने क्या कहा है कि ये जो आखिरत का घर है ये हमने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो जमीन में ना तो बुलंदी चाहते थे, यानी दे वर नॉट लुकिंग फॉर कि मैं बड़ा समझा जाऊं, ठीक है, और ना वो फसाद मचाना चाहते थे, मैं बड़ा समझा जाऊं। ये जो एस्पेक्ट है, ये अगर आप साइकोलॉजी में देखें तो ये कोई बुरी चीज है ही नहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स कुरान हमें दे रहा है वो ये है कि नहीं, ये मामला इस तरह से है ही नहीं, मैंने बड़ा होना है आखिरत में, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो, अंदर तो ये दाइया मौजूद है। यस, कि मैं बड़ा दुनिया में नहीं, लेकिन मैं आखिरत के लिहाज से बड़ा बन जाऊं। राइट, राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, वो ईगो वाली बात जो मैं कह रही थी ना, वो मैं इस लिहाज से कह रही थी कि जैसे कुछ मामलों में आपकी ईगो आपको रोक रही होती है कुछ करने के लिए, लाइक आपकी अना बीच में आ रही होती है, तो उस पॉइंट पे उस अना को हर्ट होने दिया जाए। यानी आपकी अना ईगो, जो है वो, इसी को मिसाल दीजिएगा। जैसे कि मेरी ईगो मुझे रोक रही है किसी को सॉरी बोलने से, राइट, जबकि मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, ठीक है। राइट, तो उस पॉइंट पे उसको, अपनी अना को, अपनी ईगो को हर्ट करके इंटरनली, राइट, आई शुड डू द राइट थिंग एंड आई शुड बी अपोलोजेटिक फॉर माय बिहेवियर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिकॉज बजाय इसके कि वाई, मैं उसे प्रिजर्व करने लग जाऊं। हाँ, क्यों, इसको अपने ज़हन में कंस्ट्रक्ट भी करें, इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक कर लें। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी की सबमिशन होनी है उन प्रिंसिपल्स के आगे। जब एक प्रिंसिपल ये तकाजा करेगा कि ये एक्शन करो, तो मेरी ख्वाहिश जो मर्जी हो और क्यों भी हो, वट एवर द रीजन माइट बी, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट माई साइकी, टू प्रोटेक्ट माई ईगो, टू वट एवर यू माइट कॉल इट, मैंने अपनी इस ख्वाहिश को कुर्बान कर देना है खुदा के दिए हुए इस उसूल के आगे। अगर गलती की है तो फिर छोटा हो या बड़ा हो, मेरी बड़ाई इसमें नहीं है, मेरी बड़ाई इसमें नहीं है कि मैं ठीक समझा जाऊं, मेरी बड़ाई इसमें है कि मैं जब भी गलत होऊंगा तो मैं जब समझ लूंगा कि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। ये मुझे चीज बड़ा बनाती है। आखिरत, ये देखिए, आखिरत में ये बड़ा बनाती है, दुनिया में ये छोटा बना दे शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। वो जैसे वो अंबर ने कहा अग्रेशन वाली बात, तो होता ये कि जैसे पास्ट में बहुत अग्रेशन रहा, प्रेजेंट में थोड़ा सा कम है, तो होता ये है कि वो एक थोड़ी सी नाशुक्री पैदा हो जाती है कि कौन सा ऐसा कमाल है कि अगर अभी कम है तो वो पास्ट की सारी फाइलें खुल जाती हैं। तो वो पास्ट की फाइलें बंद होनी चाहिए ना, खुलनी तो नहीं चाहिए। और उसमें से कोई जुमला कोट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पास्ट की फाइलों से जुमला कोट होता है तो वो अपने ही जख्म को रेदा जाता है। तो ये नहीं हो सकता ना कि वो पास्ट की फाइलें बंद हो जाए या उसमें से कोट नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाता है कि पहले भी तो सारी जिंदगी तो इतना बुरा रहा, तो अगर अब थोड़ा सा अच्छा है तो क्या कमाल है। राइट, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको मुझे समझाएं कि उसको मैं क्या करूं, उनको कैसे बंद करूं। यानी जब कोई आपसे अच्छा करता है तो उसके पास्ट की फाइलें खुल जाती हैं आपके ذहन में। जी, थोड़ा सा अच्छा। इस पे कॉन्शियस हो जाएं और रिफ्लेक्टिव जर्नल जिसकी अभी बात कर रहे थे, वो जर्नलिंग का काम करें इस पे कि ये होता है, मुझे इसके बारे में चेक रखना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये करें इसके बारे में कि जब ये व्हेन दिस हैपेंस, तो आप जो अभी कोई अगर लेटली हुआ है तो इसको उस इमेजिनेशन की एक्सरसाइज से अपने ज़हन में ताज़ा करें पहले। यानी मेक इट वेरी क्लियर कि मुझे करना क्या चाहिए था, चाहे वो इंटरनली करना चाहिए हो सकता है एक्शन कोई भी गलत ना किया हो आपने, लेकिन अगर अंदर से भी कोई गलत थॉट आ रही थी तो मुझे ये थॉट लेके आनी चाहिए थी कि अल्लाह का कितना शुक्र है, बजाय इसके कि मैं ये सोचता कि अच्छा इसने मेरे साथ ये भी तो पहले किया हुआ है ना, नहीं मैं ये क्यों ना सोचूं कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि आज ये इस उधर से उठा है और इधर पहुंचा है। ये है रिफ्रेमिंग, इसको कहते हैं रिफ्रेमिंग, कि आप एक चीज को जिस जगह से देख रहे हैं
एक दूसरी जगह से देखने की कोशिश करें। और सर वो इतना बुरा हो जाता है कि मतलब हो रहा है प्रेजेंट में अच्छा, लेकिन वो पास्ट की खुलने की वजह से आपने जी उसको जी आगे से किसी को कोट कर दिया, और फिर जो गिल्ट होता है वो इतना बुरा होता है कि फिर वो कई दिनों उसका शिकार रहते हैं और गिल्ट नहीं, उसमें जो सबसे बड़ी बहुत प्रॉब्लम बुरा होती है हो ना जी, जाता है। जो अभी फरिया ने बताई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि उसकी वजह से जो शुक्रगुजारी का मकाम होता है आप उसमें भी शिकायत ले आते हैं। ये है जो जी जी, जो वो तो हमारे लिए ज़ाहिर है प्रॉब्लम कम है। ही हो जाता है ना वो तो। वो जी, वो शुक्रगुजारी तो खत्म खत्म हो हो जाएगी। जाता है ना, खत्म हो एब्सोल्युटली, जाती है। हाँ, एब्सोल्युटली। ठीक है जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी। राइट जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, मुझे ही बड़ा दुख है, मैं इस सेशन को बड़ा एंजॉय करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये 2 हफ्ते मुझे, कल का सेशन होगा इसके बाद, और ये भी इसलिए हो पा रहा है, आज भी इसलिए हो पा रहा है बिकॉज माई माई ग्रैंड सन इज़ नॉट हेयर। असल में अरेंजमेंट करनी जो है नामुमकिन हो गई है, और काम भी बहुत सारे हैं जो करने वाले हैं, तो इस वजह से मुझे ये सेशन जो हैं ये 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करने पड़ेंगे।